हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक पे पिछले कुछ दिनों से करंट अफेयर की वीडियोस को अपलोड नहीं किया जा सक रहा था। किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से मैं कहीं व्यस्त था। अब इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो अगर जब वीडियो अपलोड नहीं होता है तो उस टाइम आप क्या करोगे? आप अगली वीडियो तो आपको मिलनी ही मिलनी है, तो आप पुरानी वीडियोस को पूरा देख के रिवाइज करा करो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये तो ज़रूरी नहीं होता ना कि जिस दिन करंट अफेयर हो उसी सेम डे का ही करंट अफेयर आपको सेम डे ही मिलना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको सेम डे का करंट अफेयर सेम डे ही मिले। आप तब तक अगर वीडियोस करंट अफेयर की नहीं अपलोड हो रही हैं तो आप पुराने वीडियोस को रिवाइज़ किया करो। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका रिवीजन होगा और करंट अफेयर की जब आगे की वीडियो आएगी तो आप उस पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर सकोगे, क्योंकि आपके पीछे के सारे वीडियोज़ रिवीजन के साथ कंप्लीट हो चुके रहेंगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के करंट अफेयर के वीडियोज़ की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर और 12 सितंबर से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देना चाह रहा हूँ कि आज के वीडियोज़ में हम क्या क्या अपने नॉलेज में ऐड करेंगे और क्या क्या जानेंगे। आज के वीडियोज़ में कौन कौन सी बातें हमको और पता चलेंगी। अभी कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी की। उस अनलॉक 4 की गाइडलाइन में हम ये जानेंगे कि कहाँ कहाँ की मेट्रो को चलाया गया है, देश में कहाँ कहाँ पे मेट्रो रेल चल रही है और कहाँ की मेट्रो को अभी अनलॉक 4 में चालू करने का निर्देश नहीं दिया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। दूसरा हम जानेंगे केंद्रीय मंत्रालय ने गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों कपड़ों के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है। भारत का सबसे तेज बढ़ता हुआ फिनटेक स्टार्टअप कौन सा है? फिनटेक स्टार्टअप यानी कि फाइनेंशियल स्टार्टअप। फिनटेक स्टार्टअप में आप फ़ोन पे को ले सकते हो, गूगल पे को ले सकते हो और रेजर पे को ले सकते हो। ये सारे क्या हैं? फिनटेक स्टार्टअप हैं। तो भारत का सबसे तेज बढ़ता हुआ फिनटेक स्टार्टअप कौन सा है? गंदगी भारत छोड़ो अभियान को नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रदेश में लॉन्च करा है? भारत के किस प्रदेश ने अपनी खुद की बीमा कंपनी के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली है? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 2021 में भारत का पहला साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा और ये आयोजन वो किस किस शहर में करेगा? यानी कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भारत का पहला साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा वो किस किस शहर में इसका आयोजन करेगा? किस मंत्रालय ने 118 चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया है? साथ ही साथ हम और भी बहुत कुछ जानेंगे और अपने नॉलेज में काफ़ी कुछ ऐड करेंगे आज के वीडियो में। तो लगातार पूरे वीडियो देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ये ना सिर्फ आपको आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेगा बल्कि आपके डेली नॉलेज अपडेट में भी आपको काफ़ी मदद देगा ये वीडियो। आइए फिर शुरुआत करते हैं। किस देश ने यूएई तक पहुंचने के लिए सभी देशों से उड़ानों को अपने आसमान को पार करने की अनुमति दी है? देखो, अगर कोई देश किसी देश का विमान किसी दूसरे देश के ऊपर से गुजरता है तो उसे उस देश से अनुमति लेनी पड़ती है। तो यूएई तक पहुंचने के लिए सऊदी अरब ने अपने आसमान की अनुमति दे दी है सभी देशों को। यानी अब कोई देश अगर सऊदी अरब के ऊपर से यूएई तक जाना चाह रहा है विमान के जरिए तो वो सऊदी अरब जा सकता है। ऐसी अनुमति वो यूएई जा सकता है, यूनाइटेड अरब अमीरात जा सकता है। ऐसी अनुमति सऊदी अरब ने प्रदान की है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जान लेते हैं यूएई के बारे में। यूएई इज़राइल को एक देश के रूप में मान्यता देने के बाद इज़राइल के साथ संबंध में सुधार किया है। इज़राइल क्या है कि इज़राइल में यहूदी लोग हैं और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो ऐसा मानती हैं कि इज़राइल की जो भूमि है वो इज़राइलियों ने यहूदियों ने मुस्लिमों से छीनी है। तो काफ़ी मुस्लिम कंट्री इज़राइल को एज ए कंट्री मान्यता नहीं देते हैं। तो लेकिन अभी कई सारी मुस्लिम कंट्रीज़ ने मान्यता दे दी है इज़राइल को। और यूएई से पहले इज़राइल को सऊदी अरब ने एक देश के रूप में मान्यता दी थी और कुछ दिन पहले ही इज़राइल की पहली सीधी कॉमर्शियल फ़्लाइट को यूएई तक पहुंचने के लिए सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी थी।
और अब पहला इजराइल को सऊदी अरब ने अनुमति दी। अब सारे के सारे कंट्रियों को सऊदी अरब ने यूएई तक पहुंचने के लिए, अपने आसमान के जरिए यूएई जाने के लिए सऊदी अरब ने सभी देशों को इजाज़त दे दी है। यूएई के बाद बहरीन ने भी इजराइल से अपने रिश्ते सामान्य करने के लिए समझौता किया है। तो ये सब जो देश हैं, ये पहले क्या थे कि ये इजराइल को एज ए कंट्री मान्यता नहीं देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी सारे देश जो मुस्लिम कंट्री हैं वो भी इजराइल को मान्यता दे रहे हैं। 30 दिनों के भीतर ही यूएई के बाद बहरीन दूसरा अरब देश है जिसने इजराइल को एज ए कंट्री मान्यता दी है। तो यूएई तक पहुंचने के लिए सऊदी अरब ने अपने आसमान को पार करने की अनुमति सभी देशों को दे दी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलॉक 4 के तहत मेट्रो ट्रेन सेवाओं को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में संचालित किया जाएगा? देखिए, मेट्रो ट्रेन हमारे देश में कहाँ कहाँ पे है? अभी 13 ऑपरेशनल मेट्रो ट्रेनें हैं। एक कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम, मुंबई, जयपुर, चेन्नई, कोच्चि, लखनऊ, हैदराबाद, नोएडा, अहमदाबाद, नागपुर, जिसमें से जो दिल्ली मेट्रो है ये नोएडा को भी कवर करता है। तो टोटल 13 ऑपरेशनल मेट्रो है, जिसमें से 12 को तो अनुमति दे दी गई है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। जो गृह मंत्रालय है, जो गाइडलाइन कौन जारी करता है? गाइडलाइन जारी करता है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने जो अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी की, उसमें कुल 12 जगहों के मेट्रो को अनुमति प्रदान कर दी है कि वो अब मेट्रो चला सकते हैं। लेकिन मुंबई मेट्रो को अभी भी अनुमति नहीं दी गई है मेट्रो चलाने की, क्योंकि मुंबई में कोविड-19 के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अनलॉक 4 में भी मुंबई मेट्रो को अनुमति नहीं दी गई है गृह मंत्रालय द्वारा कि आप मेट्रो का संचालन कर सकते हो। मेट्रो जो संचालित होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अधीन संचालित किया जाता है। भारत में कुल 15 और मेट्रो पे काम चल रहा है विभिन्न विभिन्न शहरों में, यानी अभी कुल 12 ऑपरेशनल मेट्रो हैं। अगर हम दिल्ली और नोएडा को एक माने, क्योंकि दिल्ली का ही ये विस्तार है नोएडा में, तो कुल 12 मेट्रो स्टेशन, 12 मेट्रो रेल हैं पूरे इंडिया में, और 15 पे और काम चल रहा है अलग अलग शहरों में। और दिल्ली से मेरठ तक एक ट्रांजिट सिस्टम, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा रहा है। ये भी एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी, आप इसे भी मेट्रो मान सकते हो। ये दिल्ली से मेरठ ये लगभग 80 किलोमीटर की दूरी को कुछ 1 घंटे में कवर करेगी, और कुल बीच में 16 स्टॉपेज लेते हुए ये 1 घंटे में ये दूरी को कवर करेगी। तो मुंबई मेट्रो को अभी भी अनुमति नहीं दी गई है गृह मंत्रालय द्वारा मेट्रो संचालन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान के साथ गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता पर मंजूरी दे दी है। हमारी कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की करेंसी जापानीज़ येन है। देखो, जापान में अभी कुछ दिन पहले ही जापान के जो पीएम थे शिंजो आबे, इन्होंने स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य खराब होने की वजह से देश की जो सेवा करनी चाहिए उस तरह की वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री पद से जापान के। अब योशिहिदे सुगा वहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। और जापान में एक ट्रेडिशन है, जापान के सम्राट भी होते हैं। तो अभी नारुहितो जापान के प्रेजेंट टाइम में 126वें सम्राट हैं। 126वें सम्राट कौन है? नारुहितो। और जब सम्राट बदलते हैं जापान में, तो वहाँ पे एक नए युग की शुरुआत का ट्रेडिशन है, एक ऐसा मान्यता है कि नया युग शुरू होता है। नारुहितो के पिता थे आकिहितो। आकिहितो के समय में हेइसेई युग चल रहा था जापान में,
और फिर आकिहितो पहले ऐसे राजा हैं जापान के, सम्राट हैं जापान के, जिन्होंने अपने जीवित रहते ही अपने सम्राट की पदवी अपने पुत्र को दे दी है। इसके पहले क्या था ट्रेडिशन कि जब वहाँ के राजा की डेथ हो जाती थी, सम्राट की डेथ हो जाती थी जापान के, तो फिर पुत्र उस गद्दी पे बैठता था। लेकिन ये जिंदा रहते ही इन्होंने स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देते हुए अपने पुत्र को अपनी गद्दी सौंप दी। और आकिहितो के समय में हेसेई युग था। आकिहितो जापान के 125वें सम्राट थे। इनके पुत्र नारुहितो हैं। नारुहितो जापान के 126वें सम्राट हैं और प्रेजेंट टाइम में नारुहितो ही जापान के सम्राट हैं। और इनके समय में जो युग चल रहा है जापान में, उसका नाम है रेइवा युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समुद्री सुरक्षा और सहकारिता पर किस देश के साथ एक आभासी बैठक की? भारत ने नाइजीरिया के साथ समुद्री सुरक्षा पर एक आभासी वर्चुअल बैठक की। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और नाइजीरिया में जो विदेश मंत्री के समकक्ष होते हैं उनका नाम है जियोफ्रे ओनेमा। इन्होंने एस जयशंकर के साथ वर्चुअल मीटिंग की और इसमें समुद्रों की राजनीति, समुद्रों की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, समुद्रों की सीमा सुरक्षा, इन सब विषयों पर नाइजीरिया के साथ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चर्चा की। नाइजीरिया ये वेस्ट अफ्रीका का देश है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका देश है नाइजीरिया, और ये वेस्ट अफ्रीका में है। इसकी कैपिटल आबुजा है। और भारत नाइजीरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और अफ्रीका में नाइजीरिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यानी कि जो अफ्रीका में जिस देश के साथ भारत सबसे ज़्यादा व्यापार करता है वो कौन है? नाइजीरिया है। और नाइजीरिया जिस देश के साथ पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा व्यापार करता है वो कौन है? वो भारत है। तो नाइजीरिया के साथ ही समुद्री सुरक्षा पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और वहाँ के विदेश मंत्री जिनका नाम है जियोफ्रे ओनेमा, दोनों ने आभासी बैठक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिनटेक कंपनी को फिनटेक 250 की सूची में सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक स्टार्टअप कहा गया है? रेजर पे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रेजर पे फिनटेक कंपनी है जिसे फिनटेक 250 की सूची में सबसे तेजी से बढ़ते हुए फिनटेक स्टार्टअप जिस कहा गया है इस रेजर पे को। फिनटेक 250 को जारी किया सीबी इंसाइट। सीबी इंसाइट एक प्राइवेट कंपनी है जो कि बिजनेस एनालिटिक का काम करती है। बिजनेस एनालिटिक के लिए एक प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ प्राइवेट मार्केट पर ये डेटाबेस को भी प्रोवाइड कराती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सीबी इंसाइट ने ही फिनटेक 250 को जारी किया और इसमें इन्होंने बताया कि रेजर पे जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है, ये भारतीय स्टार्टअप है और ये सबसे तेज बढ़ता हुआ स्टार्टअप है फिनटेक कैटेगरी में। फिनटेक कैटेगरी में इसकी फिन मीन्स होता है फाइनेंशियल और टेक मीन्स होता है टेक्नोलॉजी। फाइनेंस, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फाइनेंस सेक्टर में किया जाए उसे फिनटेक कैटेगरी बोलते हैं। जैसे आप गूगल पे यूज़ करते हो, आप फ़ोन पे यूज़ करते हो, आप पेटीएम यूज़ करते हो, ये सब फिनटेक ही है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है ये सबसे तेज बढ़ता हुआ फिनटेक स्टार्टअप कौन सा है? ये है रेजर पे। रेजर पे ये बेंगलुरु में स्थित फाइनेंशियल सोल्यूशन कंपनी है। रेजर पे को आप गूगल प्ले से डाउनलोड भी कर सकते हो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट नाम से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए दुनिया का पहला अनन्य उत्पाद बाजार किसने लॉन्च किया है? पैन इंडिया लॉन्च किया गया GTAM, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। देखिए, जब ग्रीन आ गया तो ग्रीन टर्म से हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसका संबंध ग्रीन एनर्जी से है। ग्रीन एनर्जी मीन्स कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो स्वच्छ ऊर्जा है। अब क्या है ये मार्केट? ये मार्केट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा सेलर और बायर दोनों को, यानी जो ग्रीन एनर्जी को, जो रिन्यूएबल एनर्जी को बेचने वाले हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा और जो ग्रीन एनर्जी को खरीदने वाले हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा।
और दोनों सेलर और बायर को इस GTAM ग्रीन टर्म अहेड मार्केट से जोड़ दिया जाएगा। अब क्या है कि अब आप जो बायर है वो कंपेयर कर सकता है कि किससे हमको ग्रीन एनर्जी खरीदना सस्ता पड़ेगा, तो एक कंपटीशन होगा और ग्रीन एनर्जी का जो रेट है वो कम होगा और बायर आसानी से सस्ते दर में ग्रीन एनर्जी को खरीद सकेगा। इसी उद्देश्य के साथ ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को पैन इंडिया लॉन्च किया गया। पैन इंडिया में इसकी पूरे इंडिया में एक साथ लॉन्च किया गया है और GTAM मार्केट प्लेटफॉर्म पे सेलर और बायर दोनों को जोड़ दिया जाएगा। हमारे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने इसे लॉन्च किया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में यह अपने आप में पूरे विश्व में पहला मार्केट होगा इस तरह का कि जिस पे सेलर और बायर को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में यह पहला मार्केट होगा जिस पे सेलर और बायर दोनों को जोड़ा जा रहा है। और जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने एक लक्ष्य रखा है कि 2022 तक भारत 175 गीगावाट एनर्जी का उत्पादन करेगा। किसकी मदद से? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की मदद से। इसके तहत 100 गीगावाट सोलर एनर्जी और 60 गीगावाट विंड एनर्जी है। मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार सिंह हैं। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं कि भारत ने कितने गीगावाट एनर्जी का लक्ष्य रखा है 2022 तक अपने लिए। तो भारत ने 2022 तक अपने लिए 175 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है जिसमें से 100 गीगावाट सोलर एनर्जी होगा और 60 गीगावाट ये विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमारे मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री ने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में 2019 में खतरनाक ड्राइविंग और समग्र सड़क दुर्घटना के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई? सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई सन 2019 में दिल्ली में। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ये भारत सरकार का एक संस्थान है जो पूरे, इसका क्या काम होता है कि ये पूरे जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी है इंडिया में, वहाँ पे जो भी FIR दर्ज होते हैं, जो भी क्राइम रिपोर्ट होती हैं, जो भी इस तरीके की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती हैं पुलिस थाने में, उनकी पुलिस थानों से रिपोर्ट सेंड करनी होती है कहाँ पे? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थान है। तो अभी आप देखते होंगे कि पुलिस उतने आसानी से FIR को दर्ज नहीं करती है। उसका कारण यही है कि FIR जितना दर्ज होगा उतना ही डेटा उसे भेजना पड़ेगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को, और फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को आप ये भी डेटा भेजोगे कि कितने FIR दर्ज हुए और कितने FIR को उसमें से सक्सेसफुली आपने सॉल्व किया। जैसे चोरी का FIR है तो आपने कितने चोरी के केस को सॉल्व किया और जिसने चोरी की थी उसे पकड़ लिया, या फिर मर्डर का केस है तो कितने मर्डर के केस को आपने सॉल्व किया और कितने मर्डर के केस दर्ज हुए। ये सारे डेटा को सेंड करना होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को। तो अपनी साख बचाने के लिए ही ये पुलिस वाले FIR इतना आसानी से नहीं दर्ज करते हैं, क्योंकि इन्हें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को सारी रिपोर्ट सेंड करनी होती है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की। उसने बताया कि दिल्ली में 2019 में खतरनाक ड्राइविंग और समग्र सड़क दुर्घटना, यानी आप ये बोल दो कि दिल्ली में सड़क दुर्घटना में जितनी भी मौतें हुई वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा रही। वो खतरनाक ड्राइविंग की वजह से हो सकती है, या फिर कि कोई रोड टूटने की वजह से हुई, या फिर स्लिप करके गाड़ी नीचे गिरने की वजह से हुई। कई सारे कारण हैं। तो सारे कारणों से देखा जाएगा कि सबसे अधिक सड़क दुर्घटना कहाँ पे हुई पूरे इंडिया में? दिल्ली में। सॉरी, सबसे अधिक सड़क दुर्घटना नहीं, सबसे अधिक मौतें दिल्ली में हुई। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये भी बताया कि रेप केस में पूरे इंडिया में 2019 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रेप हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्स्ट फॉर
वोमेन सिक्योरिटी कहा। देखो, रेप तो सबसे ज़्यादा हुए कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, लेकिन वर्स्ट फॉर वोमेन सिक्योरिटी ये उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इस पर रेप ही नहीं, सिर्फ एसिड फेंकना, महिलाओं के लिए छेड़खानी करना, उनको और भी तरीके से हैरासमेंट करना, ये सारे केस अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में थे। इसी वजह से महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए सबसे खराब प्रदेश उत्तर प्रदेश कहा गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने डेथ पे भी एक डेटा जारी किया, जिसमें बताया कि डेथ के केस में उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। सॉरी, डेथ नहीं, मर्डर के केस में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मर्डर कहाँ पे होते हैं, उत्तर प्रदेश में। 2019 में सबसे ज़्यादा मर्डर हुए उत्तर प्रदेश में, 4324 मर्डर हुए पूरे उत्तर प्रदेश में 2019 में। और दूसरे नंबर पे रहा बिहार, जहाँ पे 2803 मर्डर हुए 2019 में। ये डेटा भी किसने बताए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। अगर हम यूनियन टेरेटरी की बात करें मर्डर में, तो सबसे ज़्यादा मर्डर हुए दिल्ली में। यूनियन टेरेटरी यानी कि पूरे इंडिया में 8 यूनियन टेरेटरी हैं, तो उन 8 यूनियन टेरेटरी में सबसे ज़्यादा मर्डर हुए दिल्ली में। एक और रिपोर्ट जारी करी गई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, और उसमें उन्होंने बताया कि मिसिंग वोमेन एंड चिल्ड्रंस के केस में ये रिपोर्ट थी। और इस रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं सबसे ज़्यादा गायब हुई कहाँ से, महाराष्ट्र से, और बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ से गायब हुए, मध्य प्रदेश से। मैं रिपोर्ट को फिर से कॉन्साइज कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप इसे नोट करोगे। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना से मौतें दर्ज की गई दिल्ली में। और अगर डेथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिस यूनियन टेरेटरी में डेथ हुई वो है दिल्ली। लेकिन अगर राज्यों की बात और यूनियन टेरेटरी को कंबाइन कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा मर्डर कहाँ पे हुआ, उत्तर प्रदेश में। मैं फिर से रिपोर्ट को पूरा रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट करोगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेप केस दर्ज किए गए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2019 में। और अगर बच्चों के गायब होने की बात करें तो वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ से गायब हुए, मध्य प्रदेश से, वर्ष 2019 में। अब हम आते हैं यूपी में सबसे ज़्यादा मर्डर हुए वर्ष 2019 में, ऐसा कहना है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। उत्तर प्रदेश को नेशनल क्राइम ब्यूरो ने वर्स्ट फॉर वुमेन सिक्योरिटी बोला कि उत्तर प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे खराब प्रदेश है। हालांकि रेप सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुए थे। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 2 बातें, वर्स्ट फॉर वुमेन सिक्योरिटी और सबसे ज़्यादा मर्डर उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में। मध्य प्रदेश के बारे में 2 बातें, सबसे ज़्यादा रेप मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ से गायब हुए, मध्य प्रदेश से। अब हम बात करते हैं मिसिंग विमेन की। सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ से गायब हुई, महाराष्ट्र से। सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ से गायब हुए, मध्य प्रदेश से। और अगर हम बात करें यूनियन टेरेटरी की, जो भारत में कुल 8 यूनियन टेरेटरी हैं, सिर्फ यूनियन टेरेटरी में सबसे ज़्यादा मर्डर किस यूनियन टेरेटरी में हुए, तो वो दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पे लॉन्च किया गया। गंदगी भारत छोड़ो अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का अभी हाल ही में निधन हो गया। और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश टूरिज्म ने एक टैगलाइन से पूरे सोशल मीडिया पे चलाया। एक टैगलाइन, मध्य प्रदेश टूरिज्म ने एक टैगलाइन बनाई जिसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पे चलाया। ये टैगलाइन थी, इंतज़ार आपका है। इंतज़ार आपका है, ये टैगलाइन मध्य प्रदेश टूरिज्म की है, जिसे सारे जितने भी सोशल मीडिया हैं, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब पे मध्य प्रदेश टूरिज्म ने अपने जो पर्यटक क्षेत्र है उसका एडवर्टाइज़ किया इस टैगलाइन के साथ, इंतज़ार आपका है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से अपनी बीमा कंपनी बनाने के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली है। देखो, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी,
इसको समझने के लिए, इसको अगर आसान भाषा में समझना है तो जो रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंकों के लिए है, यानी बैंकों को नियंत्रित करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को नियंत्रित करने का काम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। बैंक, किसी को नया बैंक खोलना है प्राइवेट सेक्टर का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार को नया बैंक खोलना है गवर्नमेंट सेक्टर का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक कंडीशन होती है इंश्योरेंस की, किसी को इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है IRDA से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो IRDA ने आंध्र प्रदेश सरकार को अपनी खुद की बीमा कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश सरकार फसल बीमा फर्म की जनरल इंश्योरेंस कंपनी को खोलेगी इस मंजूरी मिलने के बाद। और YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना चलाया जा रहा है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। इस फसल बीमा योजना में, YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना में 1 रुपये के प्रीमियम का भुगतान कर किसान इस योजना में अपना नामांकन करा सकते हैं। और फिर अब क्या था, इससे क्या गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा कि जो किसान 1 रुपये पहले किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी में देता, वो अब जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उसके खुद के इंश्योरेंस कंपनी में किसान को ये 1 रुपये का प्रीमियम सबमिट करना होगा और फिर वो YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना में खुद इनरोल्ड हो जाएगा इस 1 रुपये के प्रीमियम के भुगतान के बाद से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसने फसल सुरक्षा के लिए एक बीमा योजना लॉन्च किया है महाराष्ट्र और कर्नाटका में, दोनों जगहों पे एक ही नाम से इसने लॉन्च किया है। तो ज़रूरी है, इसको अगर हिंदी में बोलें तो बहुत ज़रूरी है। इस नाम से भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने फसल बीमा लॉन्च किया है महाराष्ट्र और कर्नाटका में। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल होंगी। एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल इसकी विशाखापत्तनम होगी, लेजिस्लेटिव कैपिटल इसकी अमरावती है और कुर्नूल इसकी जुडिशियल कैपिटल होगी। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना 2014 में अलग हुआ, एक नया राज्य बना और अब आंध्र प्रदेश में कुल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YSR जगन मोहन रेड्डी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? उषा पाधे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उषा पाधे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महानिदेशक बनी हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उषा पाधे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नागरिक उड्डयन मंत्री हमारे हैं हरदीप सिंह पुरी और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महानिदेशक बनी हैं उषा पाधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए कौन कौन से शहर को चुना गया है? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन कराने के लिए 3 शहरों को चुना है, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों शहर ही साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य भारत में साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देना और शुरुआती और पेशेवर साइकिल, यानी कि साइकिलिंग का रेस भी होता है जिसे खेल के रूप में मान्यता भी मिली है, तो जो शुरुआती दौर के साइकिलिंग अभी बच्चे हैं जो शुरुआत कर रहे हैं साइकिल चलाने की और जो पेशेवर हैं साइकिल चलाने के, उनके बीच ज्ञान को साझा किया जाएगा। साथ ही साथ साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि इस प्रतियोगिता में प्रतियोगियों के साथ साथ ही एथलीट, फिटनेस कोच, साइकिलिंग कोच जैसे विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा और उनके जो अनुभव हैं उनको साझा किया जाएगा। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक अनुमान लगाया है कि लगभग 25,000 प्रतियोगी प्रत्येक शहर से इस साइकिलिंग शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
और आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन में भी साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के लिए रजिस्ट्रेशन और आरंभ किया है। ये साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत नहीं है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन में साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के लिए रजिस्ट्रेशन आरंभ किया है। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2021 में भारत का पहला साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी मेज़बानी 3 शहर करेंगे, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस प्रतिवर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन वहाँ पे मिस हो गया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसको यहाँ पे कवर किया गया है। हमारे MSME के मंत्री नितिन गडकरी हैं। इस राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि लघु उद्योगों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके और लघु उद्योग के जरिए देश की इकोनॉमी में विकास की संभावनाएं जितनी हैं, सारी संभावनाओं को धरातल पे उतारा जा सके। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा संरक्षण परियोजना के लिए चेक गणराज्य के पांडुर विश्वविद्यालय ने किस IIT के साथ सहयोग किया है? चेक गणराज्य के पांडुर विश्वविद्यालय ने डेटा संरक्षण परियोजना के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। समझते हैं, डेटा संरक्षण यानी कि जो डेटा होता है किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड, उसको कैसे संरक्षित किया जाए जिससे वो आगे आने वाले भविष्य में किसी काम में उपयोग में लाया जा सके और डेटा किसी भी तरीके से खराब ना हो। इसके लिए IIT गुवाहाटी मदद कर रहा है चेक गणराज्य के पांडुर विश्वविद्यालय की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। IIT एलुमनी की बात करते हैं। IIT एलुमनी ये एक संगठन है उन छात्रों का जिन्होंने भारत के किसी भी IIT से पढ़ाई करी है और अभी देश या विदेश में कहीं पे भी अपनी डिग्री के बल पे किसी अच्छे पद पर कार्यरत हैं या फिर अपना खुद का कोई कार्यभार कर रहे हैं। तो इनका एक संगठन है इन ऐसे छात्रों का जिन्होंने IIT से पढ़ाई की है, इसको बोलते हैं IIT एलुमनी। IIT एलुमनी ने रशिया की मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रशिया की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है रससॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ समझौता किया है दुनिया का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए। यानी कि IIT एलुमनी, रशिया का मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रशिया की कंपनी रससॉफ्ट टेक्नोलॉजी, ये तीनों मिलकर लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में जापान का फुगाकू ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। अगर हम इंडिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इसका नाम है प्रत्यूषा। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू जो कि जापान के पास है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूषा। और IIT गुवाहाटी डेटा संरक्षण के लिए चेक गणराज्य के पांडुर विश्वविद्यालय की मदद कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 118 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने वाला मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐप पर प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार होता है वो इसी मंत्रालय के पास है। और अभी कुछ दिन पहले 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। अब 118 चीनी मोबाइल ऐपों पर और प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें से एक PUBG गेम था जिसे भारतीयों द्वारा काफ़ी खेला जाता था। ये मतलब कि आर्मी गेम है, इसमें बच्चे इसको खेलते हैं कि आर्मी गेम है, लोग इसमें एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, इस तरीके का गेम था और काफ़ी पॉपुलर गेम था PUBG। इसे भी बैन कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये इसी 118 चीनी मोबाइल के अंतर्गत PUBG को भी बैन किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2009 की धारा 69A के तहत
किसी भी प्रकार के ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंग लहपसोल किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है? पंग लहपसोल ये मनाया जाता है सिक्किम में। ऐसी मान्यता है कि सिक्किम के एक संरक्षक देवता हैं जो सिक्किम को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनका नाम है माउंट खांग्रे चेदजोंग। माउंट खांग्रे चेदजोंग ये देवता का नाम है सिक्किम के, जो कि सिक्किम की पूरी जो भूमि है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और पंग लहपसोल त्यौहार के दौरान इन्हीं देवता की पूजा की जाती है सिक्किम वासियों के द्वारा। कुछ और त्योहारों पर नज़र डालते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन अगर आता है पक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो ये अरुणाचल में मनाया जाता है। हॉर्नबिल सिर्फ नागालैंड, पक्के पांगा हॉर्नबिल ये अरुणाचल प्रदेश। बिहू असम में, और अम्बुबाची मेला लगाया जाता है गुवाहाटी के माँ कामाख्या मंदिर पर। ये बहुत ही फेमस मेला है अम्बुबाची मेला। अम्बु में माँ अंबिका से है और बाची वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी के माँ कामाख्या मंदिर पर लगाया जाता है। बिहू असम का त्यौहार है। और पक्के पांगा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ हॉर्नबिल नागालैंड, और पंग लहपसोल ये सिक्किम का त्यौहार है, जिसमें सिक्किम के जो संरक्षक देवता हैं उनकी पूजा करी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए किस मिशन को शुरू करने की मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी को शुरुआत की है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं जो कि सरकार के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को अपने प्रदर्शन में सुधार लाएं। अन्यथा भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बात कर रही हैं कि वॉलमेंट्री रिटायर कर दिया जाएगा ऐसे कर्मचारियों को जो कि अपने कार्य में दक्षता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। है क्या कि सरकार का ऐसा मानना है कि कई सारे कर्मचारी हैं जिनकी एज 50+ हो चुकी है और उनकी सीखने की क्षमता कम हो गई है और वो ढंग से डिजिटल काम को नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उन्हें सरकार रिटायर करने की बात सोच रही है। और उनके रिटायर करने से पहले उन्हें सुधार के एक मौके के रूप में मिशन कर्मयोगी को चलाया गया है सरकार द्वारा, जिसमें सारे कर्मचारियों को डिजिटल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी जिससे वो अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकें। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल 2020 के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी अंग्रेजी और उर्दू के अलावा जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया है? अभी तक जम्मू और कश्मीर में सिर्फ 2 आधिकारिक भाषा थी, एक उर्दू दूसरी इंग्लिश, लेकिन जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल 2020 के अनुसार इसमें 3 और भाषाओं को जोड़ दिया गया है, एक कश्मीरी, दूसरी डोंगरी और तीसरी हिंदी। अब जम्मू कश्मीर में कुल 5 आधिकारिक भाषाएं हो गई, यानी उर्दू, इंग्लिश, कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी, ये 5 ही जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा हैं। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बताया गया, यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित भी कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर गर्मियों के दिनों के लिए और जम्मू सर्दियों के दिनों के लिए, जबकि लद्दाख की राजधानी लेह है। और जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल हैं जो प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा, और मुर्मू करके पहले उपराज्यपाल थे जो कि जम्मू कश्मीर के थे। जो 8 यूनियन टेरिटरी है भारत में कुल टोटल प्रेजेंट सिनेरियो में प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। जो 8 यूनियन टेरिटरी है
मैं इनका नाम बोल रहा हूँ और फिर बताता हूँ। इसमें से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो विथ लेजिस्लेटिव हैं, यानी कि वहाँ पे वो यूनियन टेरिटरी तो है लेकिन वहाँ पे मुख्यमंत्री का भी चुनाव होता है। पहले उन्हीं का नाम मैं बता देता हूँ, चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ये तीनों यूनियन टेरिटरी हैं विथ लेजिस्लेटिव, और 5 यूनियन टेरिटरी ये विथआउट लेजिस्लेटिव हैं। ये कौन कौन सी हैं? दमन दीव एंड हवेली, ये क्या हो गई? दमन दीव एंड नागर हवेली, ये एक। दूसरा हो गया पौंडीचेरी, तीसरा हो गया लद्दाख, चौथा हो गया अंडमान एंड निकोबार, पांचवा हो गया लक्षद्वीप। ये पांचों यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव हैं। चंडीगढ़, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव हैं। टोटल 8 यूनियन टेरिटरी एंड 28 स्टेट प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है फिनलैंड के साथ। फिनलैंड पूरे विश्व का सबसे खुशहाल देश है, और अगर हम खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंकिंग को देखें तो प्रेजेंट रैंकिंग भारत की 144 है खुशहाली के क्षेत्र में, और फिनलैंड पहला देश है पूरे विश्व का जो सबसे ज़्यादा खुशहाल है। और अब ये खुशहाल देश भारत की मदद करेगा भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में। भारत ने कोल माइनिंग के क्षेत्र में अपने लिए एक लक्ष्य रखा है जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि 710 मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन करेगा भारत 2020 और 21 वित्तीय वर्ष में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छ पखवाड़ा किस विभाग ने मनाया? स्वच्छ पखवाड़ा 1 से 15 सितंबर तक मनाया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र ने। पूरा ये है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र ने, उर्वरक मंत्रालय ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र के अधीन सभी PSU और जो भी संगठन मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र के अधीन कार्य करते हैं उन्होंने उनका जो कैंपस है उसमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया और सारे कैंपस को पूरी तरीके से स्वच्छ किया गया। किसी भी तरीके से गंदगी मुक्त करने का प्रयास किया गया। 1 से 15 सितंबर के अंतर्गत उन सारे संगठनों में जो कि उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद हैं। और कौन कौन से PSU, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंतर्गत? डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अधीन कार्य करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उर्वरक मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन महिलाओं और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितनी महिलाएं और लड़कियों को अत्यधिक गरीबी की ओर ढकेला जाएगा? ये रिपोर्ट कोविड-19 के मद्देनज़र जारी की गई यूनाइटेड नेशन की जो सब्सिडरी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे विश्व में लगभग 47 मिलियन महिलाएं और लड़कियां गरीबी रेखा में चली जाएंगी कोविड-19 की वजह से। हालांकि इस रिपोर्ट में पूरी रिपोर्ट ये है कि पूरे विश्व में 96 मिलियन लोग गरीबी रेखा में चले जाएंगे 2021 में कोविड-19 की वजह से। इन 96 मिलियन लोगों में से 47 मिलियन महिलाएं और लड़कियां होंगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। WHO और यूनिसेफ ने कोविड-19 पर भी एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट का शीर्षक था स्वच्छता पर प्रगति। और इस रिपोर्ट में WHO और यूनिसेफ ने बताया कि 818 मिलियन स्कूली बच्चे पानी पीने की बुनियादी सुविधा और हाथ धोने की बुनियादी सुविधा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। पूरे विश्व में 818 मिलियन बच्चे पानी पीने की बुनियादी सुविधा और हाथ धोने की बुनियादी सुविधा को स्कूलों में नहीं प्राप्त कर सक रहे हैं। ये रिपोर्ट जारी की गई।
हालांकि अभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, लेकिन ये रिपोर्ट उसके पहले की है कि जब स्कूल कॉलेज खुले थे तो 818 मिलियन जो बच्चे हैं उन्हें जो बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए पानी पीने की और हाथ धुलने की, ये सुविधा स्कूलों द्वारा नहीं प्रदान की गई है पूरे विश्व में। ऐसी रिपोर्ट थी स्वच्छता पर प्रगति शीर्षक से ये रिपोर्ट थी और इसे WHO और यूनिसेफ ने कोविड-19 के बाद जारी किया था, क्योंकि कोविड-19 के दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि बार बार हाथ धुलना चाहिए, जिससे कि कोविड-19 इन्फेक्शन का जो संक्रमण का जो खतरा है वो मिनिमम हो जाता है। अब 818 मिलियन बच्चे जो हैं उनको हाथ धुलने की बुनियादी सुविधा स्कूलों द्वारा नहीं प्रदान की जा सक रही है, तो इसी वजह से ये सारी रिपोर्ट जारी की जा रही है यूनाइटेड नेशन और उसकी सब्सिडरीज द्वारा। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक और रिपोर्ट जारी की थी कि लगभग 2.5 मिलियन लोगों की वृद्धि हो जाएगी वैश्विक बेरोजगारी में। वैश्विक बेरोजगारी में 2.5 मिलियन की वृद्धि होगी पूरे विश्व में और 4.1 मिलियन युवा रोजगार खो देंगे कोविड-19 की वजह से। ये रिपोर्ट जारी की थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। यहाँ पे है 47 मिलियन महिलाएं और लड़की अत्यधिक गरीबी में चली जाएंगी 2021 में कोविड-19 की वजह से। और ये जो 47 मिलियन संख्या है ये ली गई है 96 मिलियन से, यानी कि टोटल 96 मिलियन लोग 2021 में गरीबी रेखा में चले जाएंगे, जिसमें से 47 मिलियन महिलाएं और लड़कियां होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नवंबर को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन HCO के प्रमुखों के सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? ये मेज़बानी की जाएगी हमारे प्यारे भारतवर्ष द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। HCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसमें कुल 8 मेंबर्स हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान। इन 8 मेंबर के साथ इसके 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ये चारों ऑब्जर्वर स्टेट हैं। HCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये अपने जो ग्रुप है इस ग्रुप के मेंबर्स आपस में सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और ट्रेड, सुरक्षा, राजनीति और व्यापार पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ एक दूसरे से अपने विचार को साझा करते हैं और ये सारे देश ऐसा माना जाता है कि एक दूसरे की मदद करते हैं सुरक्षा, राजनीति और व्यापार के मुद्दे पे। और 30 नवंबर को होने वाले इसके शिखर सम्मेलन इसका जो सम्मेलन होने वाला है उसकी मेज़बानी हमारा प्यारा भारत करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए CSIR के किस संस्थान के साथ समझौता किया है? CSIR के भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है। क्या है ये बल्क ड्रग पार्क? देखो, जब ड्रग्स मीन्स पहले तो ये समझ लेते हैं यहाँ पे ड्रग्स का मतलब मेडिसिन से है, दवाओं से है। अब जब दवा बनानी है तो क्या क्या ज़रूरत होगी? साल्ट की ज़रूरत होगी, फिर फार्मूले की ज़रूरत होगी, फिर दवा की पैकिंग की ज़रूरत होगी, फिर उसके मार्केटिंग की ज़रूरत होगी। तो अभी साल्ट की ज़रूरत है तो क्या होता है कि साल्ट मंगाने के लिए हमें कहीं और दूसरे प्रदेश या फिर दूसरे देश से संपर्क करना पड़ता है, वहाँ से दवा कंपनियाँ साल्ट मंगाती हैं। फिर फार्मूले के लिए हमें किसी दूसरे से संपर्क करना पड़ता है, फिर उसके पैकेजिंग के लिए किसी दूसरे से संपर्क करना पड़ता है और फिर मार्केटिंग के लिए दूसरे से संपर्क करना पड़ता है। तो एक एरिया बाउंड कर दिया जाएगा, एक पार्क बनाया जाएगा, ये काफ़ी बड़ा एरिया होगा और इसी में साल्ट, फार्मूला, दवा का मेडिसिन का फार्मूला, उससे संबंधित साल्ट, उसकी पैकेजिंग के लिए सामान और उसके मार्केटिंग के लिए जो भी मार्केटिंग अथॉरिटी है वो सभी एक कैंपस में होंगे। इससे क्या होगा कि टाइम की बचत होगी, साथ ही साथ पैसे की भी बचत होगी और दवाओं का रेट कम रेट में दवा मिल सकती है। अभी क्या है कि साल्ट मंगाने के लिए किसी दूसरे जगहों से साल्ट मंगाया जाता है तो उस साल्ट मंगाने का जो कॉस्ट होता है वो भी दवा में, मेडिसिन में ऐड किया जाता है। तो जब ये एक
पार्क के अंदर बनाया जाएगा तो काफ़ी कम दूरी हो जाएगी साल्ट मंगाने की, तो फिर साल्ट का जो चार्ज होता है वो कम हो जाएगा, साथ ही साथ टाइम कम लगेगा, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगी, तो फिर दवा के रेट पे भी असर पड़ेगा। इन्हीं सबको देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने CSIR की संस्थान भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान से एक समझौता किया, जिससे वो अपने राज्य में एक बल्क ड्रग्स पार्क को स्थापित कर सके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में MSME पारिस्थितिकीय तंत्र को विकसित करने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ समझौता किया है? सिडबी के साथ समझौता किया है महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में लघु उद्योगों के विकास के लिए। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और इसके चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा आदिब को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मुस्तफ़ा आदिब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। लेबनान ये वेस्ट एशिया की कंट्री है जिसकी राजधानी बेरूत है और लेबनीज पाउंड इसका जो है करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में किस संस्थान ने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सबसे पहले तो जान लेते हैं THE टाइम्स हायर एजुकेशन, ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है और ये प्रतिवर्ष एक रैंकिंग जारी करता है विश्वविद्यालयों से संबंधित कि कौन से विश्वविद्यालय ने विश्व में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे अच्छी पढ़ाई लिखाई का माहौल है, इन सब चीज़ों से संबंधित रैंकिंग जारी की जाती है। इस वर्ष जो रैंकिंग जारी की गई इसमें भारत का IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शीर्ष स्थान प्राप्त किया इसने भारतीय संस्थानों में, और ओवरऑल अगर हम इसके स्थान की बात करें तो इसकी रैंक जो टैली करती है ये 301 से 350 कैटेगरी वाइज रैंकिंग ये निकालते हैं कि 301 से 350 के बीच कितने 50 विद्यालय का नाम बता देंगे कि इनकी रैंकिंग 301 से 350 की है। जब रैंकिंग पीछे पहुंचने लगती है तो ये एक ग्रुप वाइज रैंकिंग निकालते हैं कि 301 से 350 में रैंकिंग ये नहीं बताएंगे कि किस रैंक पे कौन है। 50 विश्वविद्यालय बता देंगे कि इनकी रैंकिंग 301 से 350 है, 351 से 400 एक ग्रुप है, फिर 401 से 500 एक ग्रुप है, फिर 601 से 800 ग्रुप है, 800 रैंक तक का ग्रुप है। तो जब जैसे जैसे रैंकिंग पीछे होती है तो ये एक ग्रुप बनाने लगते हैं। तो IISc ने जो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थित है, इसकी जो रैंकिंग है ये 301 से 350 के ग्रुप में लाई करती है, लेकिन ये इंडियन संस्थानों में सबसे उच्चतम रैंकिंग पर है। और IIT रोपड़ ये 351 से 400 के बीच लाई करती है इसकी रैंकिंग, और ये भारत में दूसरे स्थान पे है। IIT इंदौर की रैंकिंग 401 से 500 के बीच लाई करती है और ये भारत में तीसरे स्थान पे है। और अगर हम बात करें BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तो इसकी रैंकिंग 601 से 800 के बीच लाई करती है, ये भारतीय संस्थानों में कुल चौथे रैंक पे है। हालांकि जो भारत के टॉप 7 IITs हैं उन्होंने दा की जो रैंकिंग करने का तरीका है इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इस रैंकिंग में हिस्सा नहीं लिया। दी यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की इसने पहला स्थान प्राप्त किया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूनाइटेड किंगडम की इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि मैसाचुसेट्स में है USA, मैसाचुसेट्स ये USA में एक जगह का नाम है, वहाँ पे ही स्थित है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। मैंने आपको बताया कि जो शुरू के टॉप 100 रैंकर्स हैं इनकी रैंकिंग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके जारी की जाती है, लेकिन जो रैंकिंग बाद की होती है उनमें एक ग्रुप बताया जाता है, जैसे 301 से 350 का ग्रुप, इसमें 50 यूनिवर्सिटीज़ दे दी जाएंगी जिनकी रैंकिंग इस ग्रुप में है, और लेकिन उनकी इंडिविजुअल रैंकिंग नहीं बताती है टाइम्स हायर एजुकेशन। तो IISc बेंगलुरु ने टाइम्स हायर एजुकेशन में भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
हालांकि इसकी जो रैंकिंग विश्व में है वो 301 से 350 के बीच लाई करती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई के 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इस तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री दे दी गई है भारतीय गवर्नमेंट द्वारा। अभी अगर हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे में भी प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री को खोल दिया है भारतीय इंडियन गवर्नमेंट ने। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन ये पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है भारत का जिसे प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई में है, इसके 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने। और इस तरीके से अडानी अब एविएशन के क्षेत्र में भी अडानी ग्रुप ने अपनी कदम बढ़ा दिए हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई का 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है अडानी एयरपोर्ट ने, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने। देखो, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि एयरपोर्ट का नाम दे दिया जाएगा और वो कहाँ पे स्थित है। तो ये जितने एयरपोर्ट के नाम हैं इनको भी आप याद करोगे। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दिल्ली में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल और पश्चिम बंगाल के शोधकर्ताओं ने किस नदी से सिस्टोमस ग्रेसिलस एक नई साइप्रेनिड फ्रेश वाटर मछली परिवार की पहचान की है? इसकी पहचान की है गंगा नदी से केरल और पश्चिम बंगाल के शोधकर्ताओं ने। और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो फ्रेश वाटर फिश हैं, जो कि हम कॉमन फ्रेश वाटर फिश हैं जिनके हम नाम को जानते हैं, एग्ज़ामों में ये पूछे जाते हैं, ये 3 हैं, रोहू, कटला और हिल्सा। ये बहुत ही कॉमन है, एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा फ्रेश वाटर फिश का समूह है। तो रोहू, कटला, हिल्सा ये तीनों फ्रेश वाटर हैं जो कि कॉमन तौर पे हमारे द्वारा बोले जाते हैं और इनके बारे में आम लोगों को पता होता है। रोहू, कटला और हिल्सा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।